जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान, ठीक है ना, यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 एक तथा खंड दो खंड हैं, उसके दो खंड हैं जिनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 एक में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल वितरण से संबंधित मुद्दों के लिए, है ना, अधिकरण जैसे निकाय के गठन करने की शक्ति देता है। क्या है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो संसद को ऐसी विधि बनाने की शक्ति देता है जो अंतर्राज्यीय नदी जल वितरण से संबंधित मुद्दों के लिए क्या है, एक अधिकरण का गठन कर सकता है ना। आप 262 पढ़ेंगे। इसके तहत यदि संसद विधि द्वारा ये निर्दिष्ट करते कि कोई भी न्यायालय अधिकरण के संबंधित यदि अधिकरण के मुद्दों के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी न्यायालय है वो क्या नहीं करेगा, अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात सभी को मान्य होगा, तब उच्चतम न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय को भी उस अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है कि मतलब कि जो भी गठन संसद कर देगी, जिसका गठन करेगी अधिकरण जो भी निर्णय लेंगे तो उसी के निर्णय सभी राज्यों पर मान्य होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी संबंध में संसद द्वारा इसी संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। कितने अधिनियम पारित किए गए? तो 2 अधिनियम पारित किए गए। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम और दूसरा अधिनियम था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, ठीक है ना। संसद ने कितने अधिनियम पारित किए? तो 2। तो पहला है नदी बोर्ड अधिनियम और दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग नदी बोर्ड अधिनियम को देखेंगे, इसके बाद हम लोग अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 की विशेषताओं को देखेंगे। तो ऐसे बोर्ड का गठन केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के निवेदन पर करती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा गठन राज्य सरकार करे, नहीं, है ना। राज्य सरकार के निवेदन पर केंद्र सरकार करती है, ठीक है ना। जो ट्रिब्यूनल है उसका गठन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। किसके कहने पर? केंद्र सरकार के, मतलब केंद्र सरकार करती है लेकिन राज्य सरकार के कहने पर। अच्छा, इसके कार्य क्या क्या है जो बोर्ड का गठन होगा? तो देखिए, पहला कार्य है बोर्ड का प्रमुख कार्य राज्यों को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है। जो नदी बोर्ड अधिनियम का गठन होगा केंद्र सरकार के द्वारा, वो क्या करेगा? निम्नलिखित विषयों पर सलाह देता है। पहली सलाह देखेंगे, अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़े प्रमुख संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होना चाहिए। जो अंतर्राज्यीय जो नदियाँ होती हैं ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो नदियाँ बहती हैं, उनसे जुड़े प्रमुख संसाधन का मतलब क्या होता है? उनमें जो संसाधन होते हैं, जैसे नदियाँ हैं, कभी कभी नदियों में खनिज पदार्थ कितने सारे निकलते हैं नदियों में। आपको पता होगा स्वर्ण नदी का नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि पहले वहाँ पे सोना निकलता था, पुराने समय की बात है, अभी नहीं। और संसाधन यदि देखें तो खनिज संसाधन भी बहुत सारे निकलते हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो मूल संसाधन आपके जैसे मछलियाँ हो गई और बहुत सारे जलीय जीव हैं, ये भी एक तरीके से संसाधन ही होते हैं। रेत वगैरह निकलती है ना। तो ये सब क्या है? संसाधन है। और ये इन सब का संरक्षण कौन करता है? राज्य करेगा। किसके कहने पर? क्योंकि सिफारिशें कौन दे रहा है? नदी बोर्ड अधिनियम, ठीक है। पहली सिफारिश देख लिए हमने। दूसरी देखेंगे, ठीक है। दूसरी है बाढ़ नियंत्रण के उपाय, ठीक है ना। हमें क्या करना है? हमेशा बाढ़ के नियंत्रण के उपाय करना चाहिए। तीसरी सिफारिश दी है जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ावा देना। जो जल विद्युत उत्पादन है, जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। चौथी है नदी जल में प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण बिल्कुल नहीं होना चाहिए नदियों में। पांचवी है नदी के किनारों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जिससे बाढ़ नहीं आती है और भी बहुत सारे लाभ होते हैं हमें। छठी है मृदा संरक्षण के उपाय करना चाहिए, नदी के आसपास बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मृदा बाढ़ के समय बह जाती है। जो ऊपरी परत है तो क्या होता है, जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है यदि उपजाऊ मृदा बह जाती है बाढ़ के समय, ठीक है। सातवां है जल परिवहन के विकास करना एवं उनका नियंत्रण करना। मतलब जो जल परिवहन है, जो नौकाएं चलती है जल में,
ठीक है। और जल में रहने वाले जल में कौन रहने वाले अर्थात जल में स्थित जलीय जीवों की रक्षा करना। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जलीय जीवों की रक्षा करना। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले जो नदी बोर्ड का जो गठन होता है वो केंद्र सरकार करती है, उसकी सिफारिशें देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम दो, है ना, दो गठन किए थे, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य किसी अंतर्राज्यीय नदी से संबंधित विषयों पर सहमत नहीं है। जब दो राज्य हैं या फिर दो या दो से अधिक राज्य हैं, यदि वो भी अंतर्राज्यीय विषयों में दोनों राज्य क्या हैं, संबंधित विषयों नदियों से अच्छे मतलब सहमत नहीं हैं या फिर सहमति नहीं बना पाते हैं, तब विवाद के समाधान, है ना, तब विवाद के समाधान के लिए यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिकरण का गठन करे, ठीक है। यदि वो लोग मतलब समाधान नहीं कर पाते हैं, तब केंद्र सरकार को क्या है, तब जो है ना विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार इस अधिकरण के गठन की शक्ति देती है, ठीक है ना, ताकि वह अधिकरण का गठन कर सके, ठीक है। चलिए दूसरी बात देखते हैं। दूसरा है अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय पारित होने के बाद संबंधित राज्यों के निर्णय मानना बाध्य होगा। मतलब कि जो भी अधिकरण डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेगा, वो संबंधित राज्य, जो भी राज्य हैं, जिन राज्यों से भी संबंधित नदी है, यदि वो कोई निर्णय ले लेती है तो फिर उन राज्यों को निर्णय मानना बाध्य होगा। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरी बात है सन 1956 की अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम में सन 2002 में क्या हुआ, कुछ संशोधन किए गए जो कि निम्नलिखित है। देखिए, सन 1956 में तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम आया, लेकिन सन 2002 में भी इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए, है ना। हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए, पहला संशोधन देखते हैं। राज्यों से शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार क्या करता है, 1 वर्ष के अंदर अधिकरण का गठन करेगी। क्या करेगी, जैसे दो राज्यों ने शिकायत करती है ना, कृष्णा नदी को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों ने शिकायत की है कि हमारे अंदर इस नदी को लेकर, कृष्णा नदी को लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विवाद है ना। तो तब केंद्र सरकार पहले तो शिकायत कहाँ करेंगे, राज्य सरकार में। राज्य सरकार केंद्र सरकार से कहेगी और फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, एक अधिकरण का गठन करेगी 1 वर्ष के अंदर ही, जब उन्होंने शिकायत की है, ठीक है। तो अधिकरण शिकायत की, है ना, अधिकरण क्या करेगा, अब अधिकरण शिकायत की प्राप्ति की तिथि से 3 वर्षों के भीतर अपना निर्णय देगा। जब शिकायत दर्ज की जाती है तो उसके 3 वर्षों के अंदर ही अधिकरण को अपना निर्णय देना पड़ता है। 3 वर्षों में वो जांच पड़ताल करेगा उस नदी के पूरी तरीके से कि किस राज्य, इन दोनों राज्यों के मध्य विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है, है ना, क्यों जल परियोजना से हो रहा है कि किसी और कारण से हो रहा है। देखिए, अब किंतु केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में यह सीमा 2 वर्षों के लिए और बढ़ा सकती है। देखिए, ऐसा है, 3 वर्ष तो दिए हैं वैसे तो। अधिकरण क्या करेगा, 3 वर्षों के अंदर क्या करेगा, अधिकरण 3 वर्षों के अंदर अपना निर्णय देगा। लेकिन कोई विशेष, जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोरोना काल में कोई भी कार्य नहीं चला, इस तरीके से यदि युद्ध हो गया है, कोई भी कार्य हो गया, कोई इस तरीके से परिस्थिति आ गई कि इससे समस्या उत्पन्न हो रही है, तो तब क्या होगा, तो विशेष परिस्थितियों में 2 साल के लिए उसकी अवधि और बढ़ा दी जाती है। वैसे तो 3 वर्ष में उसे अपना निर्णय देना है, लेकिन 2 साल के लिए और बढ़ा दी जाती है, ठीक है। एक तीसरी विशेषता देखेंगे, है ना, अस्पष्ट है, कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है या फिर अस्पष्ट निर्णय की स्थिति में संबंधित राज्य 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार या राज्य सरकार, है ना, इस अधिकरण से संबंध आवेदन दे सकती है। मतलब यदि कोई अस्पष्ट है, भैया हमें, जैसे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने कहा, या फिर आंध्र प्रदेश ने कहा कि हम आपके डिसीजन से, कोई डिसीजन ट्रिब्यूनल बना शिकायत पर और बना, उसने पूरी जांच पड़ताल की, 3 वर्ष में उसने अपना निर्णय भी दे दिया। अब उस निर्णय से आंध्र प्रदेश संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो एक अधिकरण से आवेदन भी दे सकती है, ठीक है ना। वो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को क्या कर सकता है, आंध्र प्रदेश आवेदन दे सकता है, कोई भी राज्य जो संतुष्ट नहीं हो अधिकरण के निर्णय से, ठीक है। चौथी विशेषता देखेंगे, केंद्र सरकार राज्यों की नदियों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक डाटा बैंक बनाएगी।
तो क्या है, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्यों की नदियों से संबंधित जितनी भी राज्यों से संबंधित नदियां हैं उन सभी पर क्या है एक डाटा बैंक बनाएगी। और उस डाटा बैंक में क्या लिखेगी कि कौन सा कितना क्या है, कितने राज्य में कितने, जैसे कि आंध्र प्रदेश के कितने जिलों में बह रही है, कितनी सीमा से लग रही है, कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है, कितने राज्यों में कहाँ से निकल रही है। तो सारी नदियों के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो कहाँ पे होगी, नदी डाटा बैंक, है ना, नदी डाटा बैंक एक बनाएगी। हम देख चुके हैं कि केंद्र सरकार क्या बनाएगी, है ना, सूचनाओं के आधार पर एक डाटा बैंक बनाएगी और उसमें नदियों से संबंधित सारी जानकारी रखेगी। पांचवा देखेंगे, अधिकरण द्वारा दिए गए सर्वोच्च निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के समान होंगे। और जो अधिकरण जो निर्णय देगा ना, अधिकरण जो निर्णय देगा वो निर्णय किसके समान होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के ही समान होंगे। ठीक है, अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय किसके समान होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के समान होंगे और उनको मानना चाहिए जो संबंधित राज्य है। और यदि आप नहीं मानते हैं और यदि आपको लगता है कोई असंतुष्ट है तो आपने देखा है कि आप आवेदन भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को पढ़ा है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।